हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इस पिछले वीडियो में हम लोगों ने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था कि वो भारत में व्यापार करने के लिए कब आए थे, कौन कौन आया था और किस तरह से उनकी व्यापारिक पद्धति थी। इसको हम लोगों ने आसानी से पढ़ा था। और दूसरे नंबर पर डच आए थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डच के बारे में। डच जो आए थे ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, इसको हम लोगों को समझ लेना है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पुर्तगीज़ों के बाद आने वाले ये दूसरे यूरोपीय व्यापारी थे। पहले व्यापारी जो थे वो पुर्तगीज़ थे और पुर्तगीज़ों के बाद भारत में व्यापार करने के लिए आने वाले ये दूसरे व्यापारी थे। 1595 से 1596 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन इनके नेतृत्व में पहला डच अभियान जो था पूर्वी जगत में पहुंचा था और सुमात्रा पहुंचकर बांटम के राजा के साथ संधि करने में इन्होंने सफलता हासिल की थी। अर्थात अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे पहला डच अभियान कब आया था तो 1595 से 1596 ईस्वी और उनका नाम था कार्नेलियस हाउटमैन। उसके बाद 1595 ईस्वी से लेकर के अगर हम लोग आगे देखें तो 1595 से लेकर 1601 ईस्वी तक इस पीरियड के बीच में लगभग 15 समुद्री यात्राएं हुई थीं। और इन 15 समुद्री यात्राओं में जितने भी कंपनियों की स्थापना की गई थी जो कि डच व्यापारियों के द्वारा की गई थी, 1602 ईस्वी में सभी डच कंपनियों को मिलाकर एक नई व्यापारिक कंपनी का नाम दिया गया और उस व्यापारिक कंपनी का नाम यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड रखा गया। अब इस तरह से डच का जो व्यापार होता था वो सिर्फ एक ही संस्थान के द्वारा होने लगा और वो था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डच का जो व्यापार था इसके विषय के एक विशेषज्ञ थे, उनका नाम था ओम प्रकाश। और इनके अनुसार इन्होंने बताया था कि इनके अनुसार शुरू में ये सिर्फ काली मिर्च और मसालों में ही रुचि रखते थे। अर्थात शुरू में जब ये व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे तो इन लोगों ने काली मिर्च और मसालों पर ही अपना फोकस ज़्यादा रखा, बाद में फिर बदल दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। डच नौसेना के एक नायक थे जिनका नाम था वादेर हेग। इन्होंने सूरत और मालाबार में 2 बार असफलता हासिल होने के बाद 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। अर्थात अगर हम लोग देखें तो प्रथम डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित हुई थी। और अगर दूसरी फैक्ट्री की बात करें हम लोग तो दूसरी फैक्ट्री जो थी इन लोगों की वो पेत्तोपोली निजामपट्टम में स्थापित हुई थी। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पहली फैक्ट्री इन लोगों की 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में स्थापित हुई थी और दूसरी डच फैक्ट्री जो थी वो पेत्तोपोली निजामपट्टम के नाम से जो था वहाँ पर स्थापित हुई थी। और उसके बाद 1610 ईस्वी में देखते हैं तो एक नए अभियान में इन लोगों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता किया और समझौता करने के बाद 1610 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से समझौता करने के बाद डचों ने पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की। और पुलिकट में जब इन्होंने अपनी अगले फैक्ट्री की स्थापना की तो पुलिकट को सबसे पहले तो इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया और यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा जो था इन लोगों का स्वर्ण सिक्का उसको इन्होंने ढाला। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 1610 ईस्वी में पुलिकट में इन्होंने अपनी एक फैक्ट्री की स्थापना की और साथ ही साथ इसको अपना मुख्यालय बनाया और मुख्यालय बनाने के बाद यहाँ पर स्वर्ण सिक्कों को ढाला जिनको कि पैगोडा कहा जाता था, जो जिसका प्रयोग ये लोग अपने व्यापार में करते थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक नोट देख लेते हैं जिसमें 1616 ईस्वी में इन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, 1641 ईस्वी में विमलीपट्टम में, उसके बाद 1627 ईस्वी में पिपली में, फिर 1653 ईस्वी में चिंसुरा में और भी अन्य जगहों पर इन्होंने क्रमशः अपनी फैक्ट्रियां धीरे धीरे स्थापित की थी। और इसमें से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि एक महत्वपूर्ण ही बात है, 1690 ईस्वी में पुलिकट से इन लोगों ने जो अपने मुख्यालय को स्थापित किया था नेगापट्टम में स्थापित कर दिया।
अर्थात इनका मुख्यालय जो था पुलीगढ़ से बदलकर नेगापट्टम में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे डच के व्यापार के विशेषज्ञ ओम प्रकाश, जिसको कि हम लोगों ने अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा है, इनके अनुसार इन्होंने कहा था कि शुरू में जो डच व्यापारी आए थे इन्होंने ज़्यादातर अपना फोकस किया था काली मिर्च और मसाला पर, लेकिन डचों ने मसालों के स्थान पर ज़्यादातर भारतीय कपड़ों के निर्यात को महत्व दिया था, क्योंकि शुरू में आए थे तो यूरोपीय कंपनियों में जो आया था पुर्तगाली, उनकी तरह इन्होंने भी काली मिर्च और मसालों पर ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन कुछ समय पश्चात इन्होंने भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व प्रदान किया था। निर्यात की वस्तुएं अगर हम लोग देख लेते हैं तो निर्यात की वस्तुओं में जैसे नील हो गया, कच्चा रेशम हो गया, सोरा हो गया, नमक हो गया और अफीम जो पहले से यहाँ मौजूद था, साथ ही साथ कच्चा रेशम था और भी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि ये लोग निर्यात के रूप में इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात करने की वस्तु बनाने का अगर श्रेय कहा जाए तो ये जाता है डचों को ही, क्योंकि सभी लोग जो आए थे शुरू में जैसे पुर्तगीज थे तो उन्होंने फोकस किया था कि यहाँ के मसालों को ज़्यादातर महत्व दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने निर्यात की वस्तु बनाने का ज़्यादा प्रयोग किया भारत के वस्त्रों को। उसके बाद डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था, अर्थात अगर किसी को हम लोग काम पे रखते हैं तो उसके बदले उसको सैलरी प्रदान करते हैं, तो ये काम अगर सबसे पहले पूछा जाए तो डचों ने ही भारत में स्टार्ट किया था, यानी कि भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी रखा था डचों ने ही। और इसके बाद एक युद्ध हुआ था इनका 1759 ईस्वी में, अंग्रेजों ने वेदरा के युद्ध में डच को पराजित किया था। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद कर लेना है कि वेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, और इस युद्ध में डच पराजय तो हुए ही थे, साथ ही साथ भारत से उनकी शक्ति समाप्त होने लगी थी। और इसी युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ इन लोगों के लिए रख दिया, जिसमें कि डचों की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी और अब वे व्यापारी के रूप में बच गए थे, और साथ ही साथ कुछ समय बाद इन्होंने अपने व्यापार को भी समाप्त कर दिया। इनकी व्यापारिक व्यवस्था के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो व्यापारिक व्यवस्था में इन लोगों की है एक सहकारिता जो थी, यानी कि मिलकर के काम करना, जिसको कि हम लोग कार्टेल के नाम से भी जानते हैं। तो इनकी व्यापारिक व्यवस्था का नाम सहकारिता था। और मेन अगर हम लोग देखें तो डच यहाँ पर आए थे सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर के, तो व्यापारिक स्वार्थों से प्रेरित होकर के आए थे, लेकिन इनके बाद आने वाले अंग्रेजों ने इनके साथ वेदरा का युद्ध किया था, जिसमें इनको बुरी तरह से पराजित किया था और भारत से इनकी शक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि डचों का अभियान किस तरह से शुरू हुआ और किस तरह से समाप्त हो गया। थैंक यू।